अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और ना चाहते हुए हमें सिर्फ मसाइल के हवाले से बात करनी पड़ती है। और अभी कुछ देर पहले भी जो मौजूद गुफ्तगू था वो मुल्की सियासी सूरत हाल ही रहा। और ये जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, क्योंकि कल भी जिस तरह बजट पेश किया गया और अपोजिशन ने जो कुछ किया, ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरह की जो बहस व तकरार होती रही। पार्लियामेंट में बजट पेश किया जा रहा था पंजाब का, सिंध के अंदर भी कमो बेश ऐसी सूरत हाल और वफाक के अंदर भी ऐसी सूरत हाल का सामना रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि अभी कुछ देर पहले भी ये बात कर रहे थे हम प्रोग्राम शुरू होने से कबल कि जब भी बजट पेश किया जाए पहले उसको तहम्मुल के साथ सुना जाए, जो कि तकरीबन नामुमकिन है हमारा जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसके अंदर। और फिर अगर उसके ऊपर कहीं एतराज़ात हों तो पहले उसको नोट किया जाए, फिर हुकूमत से सवाल किया जाए और एक इसके ऊपर डायलॉग होने की ज़रूरत है। मगर सियासी जमातों के अंदर ना ये कल्चर है, ना ही इस किस्म की बात की जाती है, ना इसको तक़वियत दी जाती है, और ना इसको आप ये समझ लीजिए कि अच्छा समझा जाता अगर इस तरह की कोई प्रैक्टिसेस हों या करने की कोशिश करे। ये महज शोर शराबा, हंगामा आराई, ये कल्चर हमारा बन चुका है। और होता ये है कि जब पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें पेश की जाती हैं, अब तो इनकी बड़ी बदकिस्मती है या खुशकिस्मती, आप जिसको जो भी नाम दीजिए, कि ये जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं ये पूरी दुनिया में कैमरों के ज़रिए जो है वो दिखाई जाती हैं और सारी दुनिया में देखते हैं कि फिर पार्लियामेंट में मौजूद लोग जो है वो किस किस्म की जो है वो हरकतें और बातें कर रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर जिस किस्म की, अभी मैं देख रहा था एक साहब हैं बड़े लतीफ़े सुनाते हैं, बड़ी डेस्क जो है उसके लिए बजाई जाती है, तो वो ये समझते हैं कि शायद कोई ये मैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहा हूँ, चुटकुले सुनाना और फिर इस तरह की बातें करना जो कि ना सिर्फ गैर महज़ब भी होती हैं बल्कि आप समझ लीजिए कि ये फ़ोरम ऐसा होता है कि यहाँ पे तामीराती गुफ्तगू ज़्यादा होनी चाहिए, अपने इलाके के मसाइल के हवाले से और दीगर मामलात पर जो है वो गुफ्तगू हो, मगर इधर उधर की बातें। और यहाँ पर इसी तरह अपोजिशन का भी वतीरा यही है कि इस तरह एक दूसरे पर इल्ज़ामात और न जाने क्या कुछ होता रहता है। तो बहरहाल ये मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त अभी दरकार है सियासी जमातों के अंदर भी, क्योंकि ये कल्चर जैसे मैंने अर्ज़ किया नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पार्लियामान में जब ये मेंबर्स पहुँचते हैं तो फिर किस किस्म की गुफ्तगू होनी चाहिए, इससे हम बहुत दूर हैं। तो मसाइल के हवाले से क्या बात होगी, क्या डिस्कशन होगी, अभी तक जितनी प्रोसीडिंग देखी हैं उसमें कहाँ आपको कहीं नज़र आया कि अवामी मसाइल के हवाले से एक दूसरे से मुबाहिसे हो रहे हों या उसके ऊपर एक दूसरे से सवाल हो रहे हों? हमें शायद अभी तक देखने में ये सारी चीज़ें नहीं आई। तो स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुश आमदीद कहूँगा। उनका भी ताल्लुक़ सियासी जमात के साथ ही है, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट की। यहाँ पर दोनों मौजूद मेहमान जो है वो तर्जुमानी कर रहे हैं। सबसे पहले तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर सुहेल अहमद यार खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट। मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ शेख अज़हर हमीद, यूथ प्रेसिडेंट है पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के, आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। और गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ ही अज़हर साहब करूँगा। अभी जैसे बजट के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें बयान की हैं आप कभी, क्योंकि अब एक सियासी जमात है और पाकिस्तान में यकीनन लफ्ज़ तब्दीली ज़रा इस्तेमाल करने से मैं हिचकिचाता हूँ, बल्कि काफ़ी अब तो मैंने कोशिश की है कि इसको हज़फ कर दूँ अपनी डिक्शनरी से। तो इसको चेंज लाने के लिए जो है वो कोशिशें कर रही हैं। क्या इसके ऊपर वाकई ध्यान दिया जाता है? और बजट के हवाले से क्या आपकी राय है? चलें उसके भी ऊपर भी अपना ज़रा इजहार ख्याल कीजिएगा। जी। बजट के ऊपर यासिर भाई, मेरी जो इजहार राय है वो ये है कि अभी आप देख रहे होंगे जो गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने जो बजट पास किया वो 1700 अरब रुपए का गवर्नमेंट ने बजट पास किया, जिसमें से 800 अरब रुपए जो हैं वो ऑलरेडी हमारे जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट में चले जाएंगे। 8,000 अरब बिल्कुल चाहिए। 8,000 अरब रुपए, जिसमें से हमारे पास आधे पैसे बचेंगे। उसमें से कुछ पैसे हम जो है वो 1 ट्रिलियन के करीब जो है वो हम पब्लिक सेक्टर को दे रहे हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, और 220 जो ट्रिलियन रुपीस हैं हम वो पाक आर्मी को दे रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है मौजूदा हालात में। जिस तरीके से अभी मामला चल रहे हैं हमारे खत्ते के अंदर, ईरान के साथ जो है इसराइल का जिस तरीके से क्लैश चल रहा है, तो यहाँ पर भी आ सकता है, तो वो तो बिल्कुल मैं कहता हूँ जस्टिफाइड है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जस्टिफाइड नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ इस बजट के अंदर, ड्रिल डाउन करके इस बजट को, कि एक आम आदमी अगर पेट्रोल डलाता है 1 लीटर, तो 120 रुपए जो है वो लेवी के तौर पे करता है, यानी टैक्स पे करता है। बिल्कुल ठीक है। यानी महीने के एक आम जो 70,000 रुपए वाला या 60,000 रुपए वाला मोटरसाइकिल रख रहा है,
वो जो है वो 3600 रुपए महीने के जी। टैक्स पे कर रहा है। टैक्स लेकिन दूसरी तरफ जो है इस्लामाबाद के अंदर या आपके पिंडी के अंदर या आपके जितने ही बड़े शहर हैं कराची के अंदर, इसमें दुकानदार जो है वो 3000 रुपए भी आपको टैक्स नहीं दे रहे। वो 3000 रुपए भी आपको जो है वो टैक्स कलेक्ट करके जो है वो उनको अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, अपनी चीजें फाइल नहीं कर रहे। और वहां पर आपको पता है दूसरा सिस्टम जो चल रहा होता है, 100 रुपए दे दिए पुलिस वालों को, 200 रुपए दे दिए। ये आपको हर पाकिस्तानी को, मेरे देखने वालों को सबको पता है ये बात ना। तो ये एक बजट के अंदर जो मेन जो खराबी है वो ये है। दूसरी चीज जो मेन खराबी जो इस बजट के अंदर जो अवाम की, ये अवाम जो दोस्त बजट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें मेन खराबी ये है कि जो पेंशनर है, जिनके पेंशन अकाउंट्स हैं, पहले आपको पता होगा कि 20% का 15% का जो था वो टैक्स था, अब उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया। यानी जो हमारी बूढ़ी माँ बहनें हैं जिनकी पेंशन आती है या जिनको मार्कअप मिलता है, तो उसका पहले 15% टैक्स उस पर लगता था, अब गवर्नमेंट उससे 20% ले रही है। सही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें इस्लामाबाद के अंदर या रावलपिंडी के अंदर जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, उनके आपने विद होल्डिंग टैक्स भी कम कर दिए, एक्साइज ड्यूटीज भी उनकी आपने कम कर दी, और साथ साथ उनकी मजे की बात, उनकी स्टैम्प ड्यूटीज भी आपने कम कर दी हैं। ये आए बजट में टोटल ना। दूसरी बात ये कि आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है अपनी 17% से जो है वो बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दी है। एक मुल्क जो पिछले 15 सालों से अपने जितने भी नेबर्स कंट्रीज हैं उनसे नीचे जा रहा है, बदस्तूर जा रहा है, और खुद से भी 3 साल से अपने नीचे जा रहा है। इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप अगर देख लें तो अफ्रीका के कुछ मुल्कों के बराबर आ चुका है आज की तारीख में। लेकिन फिर भी हम हमने बादशाह सलामत की कब्रों को लात मार दी है, और जो है वो 17% जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हम जो है कर रहे हैं। और आप ये देख लें हमारी प्रायोरिटीज आप जरा सी देख लें। मैं एक चीज पढ़ रहा था, उसमें ये है कि पाकिस्तान रेलवे के ऊपर 120 बिलियन जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में दिए जा रहे हैं, और आपकी दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान की हायर एजुकेशन को 65 अरब रुपए जो है बिलियन रुपीस पीकेआर में दिए जा रहे हैं। ये तो आपकी प्रायोरिटीज हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। दूसरी चीज इसी वजह से हमारा 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो बाहर है, एजुकेशन से बाहर है। और ये जो बजट आया है मौजूदा, यासिर भाई, इस बजट को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि 9 करोड़ जो पाकिस्तानी ऑलरेडी गुर्बत की लकीर से नीचे थे, इसके बाद तो वो जो है वो 10 करोड़ की फिगर को जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। तकरीबन 45% से ज्यादा की आवाम जो है ना आपकी, वो खतरे गुर्बत से नीचे जा चुकी है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि 9 करोड़ की आबादी जो है आपकी नीचे है आपकी गुर्बत की लकीर से। लेकिन इस बजट के बाद जो आपकी 10 करोड़ की आबादी जो है वो आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाएगी। बिल्कुल। अब ये बड़ी अजीब बात है जिसका भी आपने तस्करा किया है कि तरजीहात क्या होनी चाहिए। बहरहाल हकीकत तो यही है कि आपकी तरजीहात में जो चीज़ शामिल है वो हमें नज़र आई। फिर दूसरा ये कि डेवलपमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें बड़ी बेमानी होकर रह गई हैं। बिलखुसूस सिंध के अंदर तो सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है, जो कुछ होता रहा। अगले दिन भी यहाँ के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उनसे सवाल हो रहा था, अजीब अजीब एक्सप्लेनेशन, अजीब अजीब जवाबात वो हमेशा से देते आए हैं। इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो ये प्रैक्टिसेस जो हमारी हैं, क्या नतीजा इससे निकलेगा? फिर फंड्स को यूटिलाइज़ करना सही जगह, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये एलोकेशन तो हम सुनते रहते हैं, हर दौर में होती रही हैं, मगर इसका नतीजा क्या निकला ये भी समझना ज़रूरी है कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगर आप पास ऑन करते भी हैं, अगर कोई रिलीफ अगर कभी आपको मिल जाता है, पेट्रोल की कीमत में या किसी और कीमत में अगर कमी वाक़ हो जाती है, वैसे तो आप कतई तौर पर तैयार नहीं होते कि उसको नीचे तक जो है वो पहुँचाया जाए, मगर अगर कभी ऐसा वाक़तन मौका आ भी जाए तब भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। हम जो इकनॉमिक एनालिसिस करते हैं वो करते हैं एक आम आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हुए, उसकी परचेजिंग पावर को, उसकी कैपेसिटी को देखते हुए, क्योंकि वो तादाद में ज़्यादा हैं और ये जो प्रिविलेज क्लास है ये तादाद में कम है। तो जहाँ पर अक्सरियत होती है उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, केटर करते हुए फिर नतीजा खस किया जाता है। तो उसकी ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट आई है अब तक, कि आप समझ रहे हैं डिटोरिएट कर रही है? मैंने आपसे यही अर्ज करा है कि उसकी एक आम आदमी की ज़िंदगी में तो कोई इस बजट से फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया कि एक बंदा जो 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहा है वो 120 रुपए जो है वो सिर्फ पेट्रोल के ऊपर अदा कर रहा है, बाकी जो ग्रोसरी हाउस होल्ड आइटम है उस पे लग गया। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स वो हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल लाचार है। और आप ये देखें कि पिछले साल जो है आपका 12 ट्रिलियन का हदफ था कि आप टैक्स कलेक्शन करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाई पाकिस्तान से, वो भी नहीं हो पाई। अभी जो है आपने 14 जो है ट्रिलियन पीकेआर में आपने हदफ रख लिया, यानी आप मजीद टैक्सेस आवाम के ऊपर लगाना चाह रहे हैं। आप मजीद अलग अलग नामों से, फर्दर टैक्स के नाम से, सुपर फंड के नाम से, और ये देखें आप
बदस्तूर सैलरीड क्लास जो है वो पिसे जा रही है, बिल्कुल ऐसा ही और जो है आपकी बिजनेस क्लास जो है वो आपको टैक्स ही पे नहीं करनी स्क्वीज पड़ रही होती है, जा टैक्स रही है में। मार्केट आपकी, बिल्कुल आपकी तरजीहात में ही है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा सियासी सूरत हाल के हवाले से मैं चाहूँगा ज़रा आप भी गुफ्तगू कीजिए, क्या समझते हैं कि क्या होने की ज़रूरत है। और ये जो सियासी कल्चर है, अब हमारे यहाँ तो आपको पता है कि टैक्स आया, फिर कोई नया टैक्स आया, और फिर इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। अपोजिशन की भी एक जिम्मेदारी होती है, जैसे सियासी कल्चर का मैं तस्करा कर रहा था, वेस्ट की मिसालें तो देते हैं, मुझे बहुत पता है, मैं बाहर रहा हूँ, इस तरह की बातें हम सुनते आए, लेकिन हकीकत ये कि पता ना कुछ पहले था ना अब है, अब तो खुद का नहीं पता। तो ये कैसे मामला चलेगा और क्या इस तरह प्रोसीडिंग चलती हैं, ज़रा मैं चाहूँगा इस पर भी तबसरा करें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो आप बात ये है कि आप ये देखिए कि एक छोटा सा घर भी जो होता है ना, या कोई एक दुकान खोलता है एक इंसान, तो सबसे पहले वो अपने खर्चों पे काबू पाता बिल्कुल है। ठीक है। जब तक आमदनी की बात तो बाद में आप देखें, सबसे पहले आप अपने खर्चों पे तो काबू पाएं ना। जी ये तो हमारा मुल्क है माशाल्लाह, 24 करोड़ आवाम का, 24 से 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, हम खर्चों पे ही काबू नहीं पा रहे हैं अपने। अब सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम IMF से कर्जा लेते क्यों हैं। सबसे पहली बात तो है ये, जैसे कि मेरे भाई बेटे इन्होंने आदर साहब ने जिक्र किया कि 800 अरब तो अभी हमें किस्त देनी है, 8,000 अरब, बिल्कुल 8,000 अरब। इंटरेस्ट पेमेंट में। तो सबसे मुझे ये बताइए कि हम जो ये 4 अरब और 3 अरब और 5 अरब डॉलर के लिए हम IMF के पास जाते हैं, उनके खुशामद दरामद करते हैं और उनकी हर बात मानते हैं, तो ये लगता कहाँ है जब हमें मिलता है, तो ये लगता कहाँ है। देखिए मैं सड़क पे चलता हूँ, शाहरा फैसल पे, मैं रोड टैक्स देता हूँ, बिल्कुल सही है। मैं मोटरवे पे चलता हूँ, मैं टूल टैक्स देता हूँ, मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, ना मेरा पेट्रोल गवर्नमेंट देती है ना आपका। हम 60 to 65% टैक्स दे रहे होते हैं, जितना पेट्रोल आता है, जितने का गवर्नमेंट खरीदती है, रिफाइनरी करती है, उससे 65% आप समझें कि हम 280 रुपए में या 253 रुपए में जो भी है वो टैक्स, वो भी हम खरीद रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बिजली का आपको ताज्जुब होगा कि बिजली तो एक घर में आप बिजली दें KESC बना के, जो कहते हैं कि ये केरोसिन से बनती है, डीजल से बनती है, तो एक घर में जो बिजली हम दे रहे हैं, फ़र्ज़ करें उस पर 3,000 रुपये का खर्चा आता है, उससे 10,000 रुपये वो बिल लेते हैं। बिल्कुल वही बिजली अगर पैरेलल सिस्टम में लगाई जाए तो वही बिजली 10 घरों को कर देगी। अब वो 3,000 रुपये की बिजली 10 घरों को बिजली दे रही है, और हर घर से आप 10-10, 20-20 हज़ार रुपये ले, तो हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। तो हम तो अपने आप ये देखें कि हमारा जो कराची का जो शहर है, सिर्फ कराची का शहर 2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर है, इसमें हर चेक जो कटता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। बिल्कुल ऐसा ही। 2 लाख रुपए से ऊपर कोई ATM से तो नहीं निकलवाएगा, बिल्कुल सही है। जाहिर है वो ट्रांसफर करेगा, पे ऑर्डर बनाएगा, वो 3 रुपए 4 रुपए कहाँ जा रहे हैं बिल्कुल पर चेक। और ATM पे भी 3 रुपए कट रहे हैं अगर आप अपने उस पे नहीं। और कई अक्लमंद बैंकों ने तो ये भी किया हुआ है कि वो 20,000 से ज़्यादा लिमिट ही नहीं दे रहे, वो 20,000 का वो टच स्क्रीन होता है। जी जी, अगर आपको 50,000 निकलवाने हैं तो आप 3 दफ़ा 3-3 रुपए भरें। बिल्कुल ठीक है। ये जब फिर आप पेट्रोल को ये देखें, सिर्फ गाड़ी नहीं चल रही है, 35 लाख गाड़ियां चल रही हैं व्हीकल जी जी, कराची में सिर्फ। इसके साथ लॉन्चें केमाड़ी पे आप चले जाएं, जनरेटर्स चल रहे हैं कॉरपोरेट में, बैंकों में केरोसिन चल रहा है, हवाई जहाज फ्यूल इंटरनेशनल हमारा जेट फ्यूल, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है। एग्जैक्टली ये लोगों को जानने का पूरा हक है कि ये जो कुछ हो रहा है, या ये जो अखराजात हैं, आखिर किस मद में हो रहे हैं। बहरहाल हमारा तो ये कल्चर नहीं है ना, हम इसको बताने की जहमत गवारा करते हैं, बल्कि सूरत हाल ये है कि अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो मैं कल देख रहा था, अस्पताल बनाए जा रहे हैं तो वो जनाब अपने घर वालों के नाम पर बनाए जा रहे हैं। कोई इशारा बना देते हैं तो वो अपने पार्टी के किसी लीडर के नाम से मंसूब कर देते हैं और कहते हैं आवाम को तोहफा दिया है। वट नॉनसेंस इज दिस। ये तोहफे तो बादशाहत जहाँ पर होती है वहाँ पे आवाम को दिए जाते हैं, जो अपने पल्ले से सब कुछ चला रहे होते हैं। आवाम से पैसे लेके, उनके टैक्स से पैसे लेकर फिर इस किस्म की गुफ्तगू करना, हमारे यहाँ तो कोई कानून है नहीं, वगरना अगर वेस्ट में हो और अगर इस किस्म की बात हो तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आवाम के पैसे से, उनसे टैक्स लेके, उनके वोट से आपको इस पोजीशन पे बिठाया गया है जो आपका काम है डिलीवर करना, और उनके पैसों से अगर सड़क बना देते हो, अपने लीडर के नाम से मंसूब कर दे, तो ये गिफ्ट दे रहे हो आप आवाम को।
कि लोगों का हक है, उनकी हक हलाल की कमाई से आपने बनाया है। और अगर ये अपने फादर और ये फोर फादर्स के नाम से अगर ब्रिजेस और हॉस्पिटल बनाने तो अपने फिर पैसों से बनाएं, और इनका नाम ये कतई इस चीज़ को चैलेंज होना चाहिए कि ये जो जितने भी पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं ये अवाम के पैसों से बनाए जा रहे हैं, तो ये आप अपने लीडर और अपने घर वालों के नाम से कैसे मंसूब कर सकते हैं? ये तो हमारा हाल है, क्योंकि माइंडसेट ये है कि ये आज तक ये समझते हैं कि इनको बादशाह बनाकर यहाँ बिठाया गया और ये सब इनकी रियाया हैं, ये जो चाहे करते फिरेंगे। ये अवामी प्रोजेक्ट हैं हुजूर, ये जो कुछ हो रहा है ये अवाम के पैसों से हो रहा है, आप अपनी पॉकेट मनी से नहीं कर रहा है, ये अपने फंड से आप ये सारे प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहा है कि तोहफे दे रहे हैं, ये तोहफे नहीं है, ये लोग डिजर्व करते हैं, उनके पैसों से आप प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट कर रहे हैं। तो इसमें आपने कौन सा कमाल किया कि फलाना आपने प्रोजेक्ट बना दिया, पुल का नाम आपने उससे रख दिया? तो इस चीज़ को ज़रूर चैलेंज होने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर आगे चल के बात करूंगा। ये बड़ा सीरियस मैटर है। वो पंजाब में भी प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वो जनाब वो अपने फादर के नाम से वो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। ये फादर के नाम से क्या आप उनकी पॉकेट मनी से बना रहे हैं, या वो खुद इसको फाइनेंस कर रहे हैं कि जी नहीं ये आवाम के पैसों से नहीं बनेगा, मैं खुद इसके ऊपर पैसा लगा रहा हूं? जब प्रोजेक्ट आवाम का है तो फिर ये इनके नाम से कैसे मंसूब किए जा सकते हैं? ये एक अजीब सियासी कल्चर हमारे यहाँ है। इस सिलसिले को फ़ौरन ख़त्म होने की ज़रूरत है, और आवाम, क्योंकि उनको पता है कि आवाम ने आवाज़ नहीं उठानी, जो प्रोजेक्ट जिसके नाम से चाहें आप मंसूब कर दें। जी अजहर साहब फरमाइए। यासिर भाई, अभी मैं पिछले दिनों ये एक रिपोर्ट पढ़ रहा था गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट, आपको पता है हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है, एक एग्रीकल्चर मुल्क है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही थी कि मतलब उसमें फिगर्स लिखी हुई थी उसके अंदर कि उसमें 13% जो है हमारी जो है डिक्लाइन आया है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। यानी एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी हमारा मुल्क जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये भी एक चीज़ चेंज हो गई है। मैं अर्ज करूँ थोड़ी सी बात कि हमारी जो टोटल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन थी ना, पहले जब आप पाक स्टडीज़ में पढ़ते थे तो वो एग्रीकल्चर की हुआ करती थी। अब इसमें मोर देन 60% जो डोमिनेट कर रहा है वो सर्विसेज सेक्टर कर रहा है, जो नौकरी पेशा लोग हैं। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने इस नकली हुकूमत ने, इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने उसको कवर करने के लिए ये देखें आवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाया है। 13% का जो है वो एग्रीकल्चर का डिक्लाइन आया है पूरे पाकिस्तान से। इन्होंने उसको कवर करने के लिए क्या करा है कि जो लाइव स्टॉक है पाकिस्तान में, ये दिखा दिया बैलेंसिंग फिगर के ऊपर कि ये जो 13% की जो कमी हुई है एग्रीकल्चर में, उसको जी कवर कर दिया है हमारे लाइव स्टॉक ने। यानी इस साल अब आपको तो नहीं पता कि उसका एक सेगमेंट होता है, बिल्कुल आपको तो नहीं पता कि कराची में कितने लाइव स्टॉक बिके हैं, या रावलपिंडी में कितने बिके हैं, या इस्लामाबाद में कितने बिके हैं। उसको कोई गिन तो नहीं सकता कि किन गलियों में कितने जानवर बिके हैं, कितने नहीं बिके। डेटा ही नहीं है, डेटा ही नहीं है ना, लोगों का शुमार नहीं है, तो वो एक अनडॉक्यूमेंटेड चीज है। उसको इन्होंने कवर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कवर कर दिया कि नहीं जी वो जो 13% एग्रीकल्चर का गिरा है वो कोई बात नहीं है, उसमें जो है हमने लाइव स्टॉक के ऊपर अच्छा काम करके, उसकी फीडिंग के ऊपर अच्छा काम करके उसका हमने प्रोडक्शन बढ़ा दी। दूसरी चीज जो है बहुत मतलब सोचने वाली चीज है ये कि ऑलरेडी आप जो है आप बैंक से 1 लाख रुपए लेते थे पहले, तो ऑलरेडी आपके 600 रुपए कटते थे पहले, अब जो है वो 1000 रुपए कट रहे हैं जी। तो ये आपने क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है कि आप जो है बार बार जो है आवाम के ऊपर बोझ डाले जा रहे हैं, पैसों का टैक्स का बोझ डाले जा रहे हैं, नहीं आप फर्दर टैक्सेस लगा रहे हैं। तो इस किस्म की हरकतें जो है वो आवाम को मजीद गरीब से गरीब तर करेंगी, मजीद जो है यहाँ बच्चे भूख से मरेंगे, मजीद जो है यहाँ पर। और यही जो आपको पता है इनकी जो बादशाहत है, इनकी जो बादशाहत है वो ऐसी ही चलती रहेगी कंटिन्यूटी में, क्योंकि इन्होंने तो ये बादशाहत ही है ना कि एक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आए हुए, तो उनकी फिर उनके भाई आ गए, फिर उनकी जो है साहबजादी आ गए मरियम नवाज साहिबा, और इनकी कोई मतलब। अच्छा, मुझे उससे चलें इख्तिलाफ नहीं है, मैं इसको तो बाद में डिस्कस करता हूँ। ये जो अवामी प्रोजेक्ट हैं जो अपने नाम से मंसूब किए जा रहे हैं, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? क्या ये खुद सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं? है क्या आखिर सिलसिला? आवाम का पैसा है, गरीब आदमी पाकिस्तान का पैसे देकर उसकी हक हलाल की कमाई से सड़कें और वो बन रही हैं, वो कह रहे हैं जी तोहफा दे रहे हैं। ये तोहफा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सोचते हैं कि इसको तब्दील होने की ज़रूरत है? तोहफा तो वो होता है जो नवाज शरीफ साहब के बच्चे ने अकामा के तौर पे दिया था, तोहफा तो वो होता है। या तोहफा तो वो होता है जो मरियम नवाज साहिबा को ये सीएम की कुर्सी मिली है, ये होता है तोहफा। तोहफा ये नहीं होता कि आप जो है अवाम के ऊपर खून पसीने आप उसको पूरा निचोड़ लें और उसको आप इतने टैक्सेस लगा दें, इतने टैक्सेस लगा दें कि एक बंदा, ये देखें ना, इनको टैक्सेस लगाने की फिक्र है, लेकिन अभी तक इन्होंने बजट में मिनिमम वेज सेट नहीं करी कि यार एक गरीब बंदे की कम से कम तनख्वाह, चाहे वो किसी बंगले में कर रहा हो,
काम या किसी दुकान पे काम कर रहा हो, कहीं भी काम कर रहा हो, उसको 40,000 रुपए आपने देने ही देने, वो नहीं किया इन्होंने। इनको उसकी फिक्र नहीं है, इनको तोहफों की फिक्र है, इनको जो है अपने वालिद के नाम की आप अस्पताल बना दो, उसका फीता काट लो। खुदा का पाकिस्तान में ये कल्चर है, मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि जिसका जितना बड़ा पे स्केल होगा उसको उतना रिलीफ मिलता चला जाएगा, जो जितने बड़ी अहम ओहदे का ऊपर होगा उसको उतनी ही एग्जाम्पशंस और रिलीफ देते चले जा रहे हैं, और जो जितना छोटा पे स्केल पर होगा उसके लिए मजीद पॉलिसीज जो है वो सख्त होती चली जाएंगी। ये इन नटशल आपकी प्रायोरिटीज है। ऐसा ही है बिल्कुल। अभी कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जैसे बात हो रही थी, इसको किस तरह देख रहे हैं, क्या सिचुएशन इमर्ज होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर भी नजर रखने की जरूरत है। जी देखिए, ये जो अभी खित्ते में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा जो है एक पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान जो है बिल्कुल ही उसके बराबर में, और पाकिस्तान के लिए एक समझ लें एक लास्ट रिजॉर्ट वाली सिचुएशन आ गई है ये, कि इसमें पाकिस्तान को लाजमी जो है ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर आज ईरान को हमने फुली तौर पे सपोर्ट नहीं किया, फुली तौर पे उसको इक्विप नहीं किया, जो अभी इसराइल ने उनका एयर डिफेंस सिस्टम को भी आपको पता डैमेज किया है, तो हमें उनके एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा से इक्विप करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल को इसराइल जो है वो मूव होता होता हमारे पाकिस्तान में भी आ जाएगा। कोई ज्यादा दूर नहीं है। समझते कि डायरेक्टली पाकिस्तान को एंगेज हो जाए, डायरेक्टली एंगेज होना चाहिए। जैसे आपका यूके, आपका फ्रांस, आपका अमेरिका, अमेरिका तो खैर नहीं है, अमेरिका ने तो क्लियर बयान दे दिया अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि भाई मेरा इस जंग से अभी कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वक्तन फवक्तन कभी वो फोर्सेस को तो मोबिलाइज कर रहे हैं, कभी वो जो है वो थ्रेट कर रहे होते हैं, कभी ये कह रहे होते हैं। लेकिन यूके का आप देख लें, फ्रांस का देख लें, उन्होंने तो डायरेक्टली आपको कहा है इसराइल के कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं और इसराइल को सपोर्ट करेंगे। तो हमें भी यही चाहिए कि बीइंग अ मुस्लिम ब्रदर, क्योंकि हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, जैसे वो यहूदी ज्यूज जो हैं वो हालांकि वैसे जो है वो बहुत ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं वो लोग, लेकिन गजा में जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से वहां पर स्टारवेशन हो रही है, उनको वहां पर ह्यूमन राइट्स नहीं दिख रहे, क्योंकि वहां पर वो यहूदी कल्चर या यहूदी भाईचारे को वो ज्यादा जो है वो तरजीह दे रहे हैं, जब भी वो बायस है उनकी तरफ। लेकिन दूसरी तरफ हमें भी यही चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर सारे 58 मुल्कों को जो है वो आपस में जो है अलायंस बनाना चाहिए, और इस यहूदी जो आपकी बर्बरियत है इसके खिलाफ जो है वो खड़ा होना चाहिए, वरना बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करना पड़ेगा। हो सकते हैं हमें इसके ऊपर नजर रखने की। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, जैसे अभी अज़हर साहब ने फरमाया कि सूरत हाल के ऊपर नजर रखने की तो बहरहाल जरूरत है, मगर देखने में ये आया है पूरी दुनिया की अगर सियासत का इस वक्त जायजा लें तो जिसके पास ताकत है, जिसकी मीशत स्ट्रॉन्ग है, फिर उसकी बात ना सिर्फ सुनी भी जाती है बल्कि ये होता है कि वो अपनी बात मनवा भी सकता है मुल्क। अब अगर हम अपनी तरफ नज़र डालें, यकीनन दिफा के हवाले से तो हमने पूरी दुनिया में साबित किया कि हम एक बेहतरीन और मजबूत कौम है, मगर मीशत के हवाले से क्या किया जाए? क्या ये सियासतदानों के हाथ में, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जो मामलात हैं वो ये सही तरह से चला पा रहे हैं? और जिस तरह भी आपने बजट का तस्करा किया, सूरत हाल तो और मज़ीद ख़राबी की तरफ लेकर जा रहे हैं, फिर क्या किया जाएगा? सर बात यह है कि जहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात छोड़ी थी वहीं से मैं शुरू करता हूँ। ये एक स्टैटिस्टिक्स का गोरख धंधा है। ऐसा ही ये सिर्फ हमें, आपको, आवाम को एक सुनहरे ख्वाब दिखाना और उनको कंफ्यूज करना। हम कह रहे हैं इतने पैसे उधर लगा दिए, इतने पैसे उधर लगा दिए, इतने पैसे उधर लगा दिए, बस यही शोर होता रहता है। लेकिन मुझे आप ये बताइए, एक 100 रुपया जब स्टेट बैंक से निकलता है और नेशनल बैंक में या किसी दूसरे कमर्शियल बैंक में आता है, वहाँ से मैं अपनी तनख्वाह लेता हूँ या मैं अपने मतलब है कि कोई ग्रोसरी शॉप में वो खर्च होते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स कटता है 5%, 10%। वो 100 रुपया 4 महीने में, हमने एक दफ़ा अंदाज़ा लगाया था, वो 100 रुपया दोबारा 100 रुपया बन जाता है। यानी वो 100 रुपया 4 महीने में अपना 100 रुपया, अब वो 100 रुपया 200 रुपया बन गया जी। और वो 200 रुपया अगले 4 महीने में 400 रुपये बन गया। अब 17,000 अरब का हमने जो बजट बनाया है, ये तो 4 महीने के बाद डबल पैसा हो जाएगा। वो घूमता, वो पैसा कहाँ जा रहा है? फिर उसके 4 महीने के बाद वो और डबल हो जाएगा। ये हमें कोई बताने वाला नहीं है। हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि भाई वो फलाना शुरू कर दिया फलाई काम, फलाना अस्पताल बना लिया, फलाना, लेकिन ये बातें नहीं बताई जा रही कि वो जो 17,000 अरब डबल हुआ है वो कहाँ जा रहा। और ये आप देखें कि अगर 1947 से आज तक आप लगा लें तो हमारी मईशत कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है। लेकिन हमें सिर्फ एक ये भूत आया जैसे वो कहते हैं ना, शेर आया, शेर के डिफॉल्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो उसमें रखा हुआ है डिप्रेशन में।
दूसरी बात ये है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक जगह लिखते हैं कि अब जैसे भाई ने कहा कि हमारा मुसलमान भाई है या इस्लामी भाई, वो अपनी जगह सब, या हमें ख़तरा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी एक जगह लिखते हैं कि हम टांगे में कहीं जा रहे थे तो एक जगह झगड़ा हो रहा था, तो टांगे वाला उतर के उसने झगड़े में शामिल हो गया, उसने खूब जो है ना लड़ाई वड़ाई की। बाद में हमने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों? कहने लगा मेरा दोस्त था, वो भाई था, मैं अब ये पूछता रहता कि क्यों लड़ रहा था, क्या था क्या नहीं, मैं उसको कैसे छोड़ देता। ईरान हमारा दोस्त भाई है, हमारा दोस्त ममालिक है, पड़ोसी है, वो एक अपनी जगह है, लेकिन हम ईरान को नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने एक बहरहाल ट्रम्प इसराइल से, कभी भी आप भी बाहर हैं, आपको पता है कितना होल्ड है इस नेशन का। कौन सी नेशन का? सही है, बिल्कुल ठीक है। तमाम इकोनॉमिक्स, तमाम मीडिया इस नेशन से, वहाँ तो उनके खिलाफ कोई कहे कि वो फलाना है जो अच्छा आदमी नहीं है, वो सू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। आपने ना कोई लड़ाई की, ना कोई, वो मोहल्ले में कौन रहता है, बेंजामिन साहब रहते हैं, भाई बेंजामिन साहब तो यार बेकार आदमी है, सू कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही। ये कानून है वहाँ पे, आपको ही पता है। तो सर ये सारा नोबेल प्राइज लेने का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। वो हमारे यहाँ भी इस तरह के एक थे, अभी तो खैर वो लॉकअप में हैं, लेकिन वो भी उनके काम यही हुआ करते थे, वो गिमिक्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे। तो वो इस किस्म की जो अपना ट्रम्प साहब हैं, ये अपना नोबेल प्राइज की रेस में, आप समझते हैं कि उसके लिए कोशिश है, वो कर रहे हैं, कोशिश कर ये रहे सब हैं, गिमिक्स लेकिन है। ये उस वक्त करेंगे, उस वक्त ये जंग बंद करवाएंगे जब गजा का मलियामेट तो हो भी चुका है, ईरान का, गजा का ये काफी नुकसान हो चुका होगा। बाकी जहाँ तो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल अपने करने की ऑब्जेक्टिव कोशिश में कर फिर रहे वो बीच में आ जाएंगे कि मैंने जो है वो अमन करा दिया, अमन का नोबेल प्राइज मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और मिलने वाला भी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लोग तो, ये एक ओपन इस वक्त सीक्रेट है कि पाकिस्तान हमेशा मदद करेगा ईरान की, शायद कर भी रहा हो, ठीक है, नेवर नो, नेवर नो। और लेकिन ये है कि हम ईरान के साथ, बिल्कुल ठीक है। आप हम समझते हैं कि सॉलिडारिटी हमें अपनी उनको साथ शो भी करनी पड़ेगी और सिलसिले को आगे ले जाना पड़ेगा। ब्रेक एक छोटी सी ले लें और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं ना तो मजीद कुछ मामलात हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, और दोनों मौजूद मेहमानों का ताल्लुक जो है वो पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के साथ है। तो मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर इस वक्त जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। हमें ख्याल ये है कि अपने जो मामलात हैं, माशी मामलात ख़ास तौर पर, उसके ऊपर नज़र षानी की ज़रूरत है, बल्कि अब संजीदगी से सोचना होगा। ये जो सिलसिला एक साल चला आ रहा है, डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले फरमा रहे थे, एक ऐसा तासुर दिया जाता है कि अगर IMF के प्लान में नहीं होंगे तो ना जाने क्या हो जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है। अब तो लोग सोचने पे मजबूर हैं कि चलें आप इस प्लान को खैराबाद कह दीजिए, डिफ़ॉल्ट होगा या जो भी होगा, इससे ज़्यादा की अगर वर्स्ट सिचुएशन है तो उसको लोग फेस कर लेंगे। जब आप ये पॉलिसी और आपकी ये वाली जो डायरेक्शन आपने दी है और ये जो आप एजेंडा लेकर आए हैं, अगर ये ऐसा है तो डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल में अब इससे ज़्यादा तो और क्या बुरा हो सकता है। मतलब इससे ज़्यादा और क्या बुरे की जो है वो उम्मीद की जा सकती है। तो आप लोगों को छोड़ दीजिए, इस अब ये सवाल उठना है शुरू हो चुका है, आज इसकी सिलसिला शुरू हो चुका है इसका। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें IMF के नाम पे ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर आप इसके प्लान को खैराबाद कहें, उसके बाद जो कुछ होगा लोग सहने के लिए तैयार हैं। और यकीन माने लोग बिल्कुल जो आप जो भी कुछ करेंगे उसके लिए फिर तैयार होंगे, इसकी फिर ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। तो अब ये ख्याल है कि अब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और ये लोगों को ना बताएं कि अगर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा। इससे अब जान छुड़ानी होगी, इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया। अब कल से सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे ये सवाल उठना शुरू हो जाएगा और मेरे ख्याल में वक्त की ज़रूरत है। अभी ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग अब बाकायदा अब सवाल करें कि हमें इस प्लान की अब ज़रूरत नहीं है, इसके नाम पर जो कुछ होना था वो हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर वर्स्ट कुछ हो सकता है तो उसको सहने के लिए तैयार हैं, मगर IMF से अब जान छुड़ानी होगी आपको और इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। जनाब अज़हर साहब, अब ये बताइए आप, क्योंकि ख़ुद आपका सियासी जमात से ताल्लुक़ है, क्या वाक़तन अगर मौका मिल जाता है तो इसको ये जो ख़ास तौर पे इकनॉमिक डायरेक्शन है इसको ठीक कर सकेंगे और जैसे मैंने कहा कि IMF से आप जान छुड़ा सकेंगे, क्योंकि अब ये मुतालबा जो है वो आवाज़ उठाना शुरू कर दिया इसने। जी बहुत आसान है।
आईएमएफ से जान छुड़ाना, सबसे पहले तो आपने अपना जो है, आपने जो नेटवर्क है जिसके टैक्स कलेक्शन का, इसको आपने बढ़ाना होगा। बिल्कुल ठीक है। और जो है आपके जितने भी बिजनेसमैन इलाइट तबका है, इसको आपने टैक्स नेट के अंदर लाना पड़ेगा। जब भी जो है हमारी आईएमएफ से जान छूट सकती है मेरे नज़दीक। और जो है आपको जो है एजुकेशन पे जो है वो काम करना पड़ेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सको। बाहर जाके करो, या पाकिस्तान में, अब तो पाकिस्तान में बैठ के माशाल्लाह हमारे यंगस्टर कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया, ई कॉमर्स के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा नहीं, वो दिया। तो तरजीहात में कभी था ही नहीं, ना कभी होगा। हाँ। ये तो ऑनेस्टली मैं भी तो बताता हूँ उसकी वजह क्या है जी। हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो आईएमएफ के पास गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो नहीं गए आईएमएफ के पास दोबारा, क्योंकि उन्होंने अपने रिफॉर्म्स करी हैं, चीज़ें करी हैं। लेकिन अभी हमारे माशाल्लाह ये देखें कि हमारे तो टैक्स इन्फोर्समेंट ही नहीं है। हम बजट तो बना लेते हैं, हर दफ़ा बनाते हैं, लेकिन हम जो है अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे होते हर दफ़ा, क्योंकि जो है हमारी इन्फोर्समेंट नहीं है टैक्स कलेक्शन की। हम जो है वो टैक्स एग्जम्पशंस दे देते हैं लोगों को यहाँ पर, तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ता है, हमारा डेफिसिट में चला जाता है बजट। बहसीत सियासी जमात क्या समझते हैं, कैसे सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा, और क्या ये वाला जो प्रिवेलिंग सिस्टम है डेमोक्रेटिक, इसमें रहते हुए चेंज ला सकते हैं? इसके बारे में क्या सोचते हैं? चीज़ें इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी जब भी ठीक होंगी जब आप इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में पढ़े लिखे नौजवान जो है वो आगे लाएंगे कैंडिडेट के तौर पे, और उनको इलेक्टोरल्स अपने खड़े करेंगे, तो ज़रूर जो है इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हुए। लेकिन ये सियासत जो हमारे कल्चर है, सियासी कल्चर है, इसमें मामे, चाचे, भांजे, इंक्रोच भतीजे, किया हुआ नवासे, इन्होंने। पोते, जी, ऐसे जब ये सिस्टम है, इसको कैसे चेंज करेंगे स्टेटस को? क्योंकि अगर कोई भी इसको चेंज करने की, ये जितनी भी वो इनकलाबी पार्टी भी, तब्दीली पार्टी भी, जो भी आप उसको नाम दीजिए, उन्होंने भी यही नारा लगाया था, नौजवानों को मौका देंगे, और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया देख रही मैं है। आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि दूसरी जो पार्टी है PMN है या दूसरी जो जमातें हैं, उसमें आपने देखा होगा उनके बच्चों की इंक्रोचमेंट है, उनके बच्चों ने इंक्रोच करा हुआ है सब जगह लेकिन ऐसे ही। अगर आप पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट की अगर आप सामने मिसाल देखें, तो मैं बैठा हूँ, मैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर शब्बीर अहमद जो फाउंडर है पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट है, उनका कोई मैं कुछ नहीं लगता, ना मैं उनका कोई रिलेटिव हूँ, ना मैं उनके रिश्तेदार हूँ, ना मैं उनका कोई दोस्त हूँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मेरी एक कैपेबिलिटी को देखते हुए ट्रू एंड फेयर बेसिस के ऊपर जो है मुझे अभी प्रेसिडेंट पाकिस्तान बनाया हुआ है यूथ का। और जैसे ही ऐसे डॉक्टर साहब को भी जो है वो उन्होंने एक वाइस प्रेसिडेंट पूरे पाकिस्तान का सीनियर तरीन बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं एक लीडर के अंदर। तो जो लीडर इस तरीके की सोच रखता है, जिस पार्टी का लीडर इस तरीके की सोच रखता है, वही पार्टियां जो है इस मुल्क का मसला हल कर सकती पढ़े हैं। लिखे लोगों को प्रमोट किया बाकी जाता है जो पार्टी दूसरी के जमातें हैं वो तो यही बादशाह चलाती रहेंगी। आज जो है वो मरियम नवाज साहब हैं, कल को उनके जुनैद सफदर साहब आएंगे, कल को कोई आ जाएगा, तो ऐसे ही कैरी ऑन ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो हम पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट को जो है वो ज़रूर, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला जो है चीज़ें हम काफ़ी जो है गेम चेंज कर देंगे। कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो स्टेटस को बना हुआ है कि जैसे भी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ जो मरूसी सियासत है ये ज़हर कातिल जो है वो साबित हो रही है, मगर ये शायद हमारे लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जो इसके दावेदार थे, जिन्होंने ये नारा लगाया था स्टेटस को चेंज कर देंगे, तोड़ देंगे, वो उनसे भी 2 कदम आगे निकले, फिर क्या किया जाए? लोग किससे उम्मीद रखें? क्योंकि लोग बड़ी बुरी तरह से मायूस हुए हैं, जो ख़ास तौर पे तब्दीली के ख्वाब दिखाए गए थे। मैं बार बार इसलिए तस्करा कर रहा हूँ कि उन्होंने लोगों को जो है वो सब्ज़ बाग सबसे ज़्यादा दिखाए हैं। जी जनाब, ऐसा है कि हमने ख्वाब तो देखे रियासत मदीना के और खुलफाए राशिदीन का दौर, लेकिन हम मलूकियत में जा रहे हैं। आइए आपके सामने सारे वही मिसालें हैं मलूकियत वाली, जो बाप फिर बेटा फिर आगे। तो इसमें तो सीधी इसका एक हल ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाजमी है। अब एक पार्टी ऐसी वैसे है, माफ़ कीजिएगा, सबसे बड़ा ड्रामा ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है जो इनके इलेक्शन है। अब आप ये देखें ना कि मतलब एक पार्टी है, उसमें इतने सीनियर लोग हैं, और वो कल के बच्चों के सामने हाथ जो है बांध वो के हाथ खड़े हुए, उनकी बोतलें क्या खोल रहे हैं, बदकिस्मती है, पानी की बोतलें पानी खोल रहे बोतलें हैं। खोल कर दे रहे हैं। ये हाल है हमारा। तो ये हाल हमारा है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि हमने पावर जो है ना, पावर किस चीज़ में? पावर आजकल है पैसे के अंदर। बिल्कुल ठीक है। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, और वहाँ पैसे के साथ साथ थोड़े जानी मामलात भी आ जाते हैं। वाह, बहुत खूब। कि तो लोग डरते हैं। अब आप देखें, मतलब है कि कुछ बेकरीज में लोगों को मारा गया है, किसी ने सवाल मतलब हाथापाई तशद्दुद किया गया है,
बेकरी में गए, खरीदारी की है, लेकिन किया है। और पाकिस्तान कराची में भी, सिंध में भी ऐसा होता है, पंजाब में भी ऐसा होता है, सेंट्रल अपना सीडीए में भी ऐसा होता है। तो ये चीज़ें तो काबू में नहीं आएंगी। लेकिन एक ज़िमनी बात मैं अब थोड़ा सा मौजूद से थोड़ा सा हट के आपसे ये कहूँ कि हमारी कौम माशाल्लाह मतलब है कि बहुत एके वाली और मुहिब्ब वतन कौम है। इसको थोड़ा मौका मिले ना। आप सिर्फ देखें स्टैटिस्टिक्स आप इंटरनेट पे जारी कर दें जी कि हमें इतना कर्जा है, इतनी हमारी आमदनी है, इतने हमें पैसे देने, आईटी की जो हमारे पास तो आईटी की गवर्नमेंट भी है, आप उसको डेली सेकंड बेसिस के ऊपर हमारी कौम उतार देगी कर्जा। लेकिन हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। नहीं, ट्रस्ट के अलावा बात ये है, नहीं लोगों ने दिया भी, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये तो शायद उस वक्त बहुत छोटे होंगे जब हमारे यहाँ एक नारा लगाया कि कर्ज उतारो मुल्क संभालो। वो चीज़ हमने ऐसी देखी अपनी लाइफ के अंदर कि पाकिस्तान के लोगों में, मैंने लोगों को यहाँ तक देखा, लोगों ने अपने घर के कागजात भी दिए, जेवर भी दे दिए, सब कुछ दे दिया कि यार इससे अच्छा मौका नहीं होगा मुल्क को कर्जे से निकालने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ वो भी सबके सामने है। तो हमारी बड़ी बदकिस्मती है हुकूमत की तरजीहात में। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, अगर नीयत होती तो सबसे पहला काम ये होता कि हम कुछ भी करेंगे, अपने अखराजात को कम करेंगे, IMF के प्लान से आपको निकालेंगे। सबसे आसान रास्ता है, वहाँ से उन्हीं का बंदा लाओ, इधर लाकर बिठा दो और उसके बाद वो वहाँ से डायरेक्शन लेते रहें और आपको उसके नाम पे सब। सर हमने घास खा के बना लिया ना, बना लिया, अभी एक दफा और घास खा लेंगे। लेकिन लीडरशिप ऐसी कहाँ से लेकर आए? फिर ये बताएं ना कि यहाँ तो लीडरशिप ने वो ड्रामा किया में तो क्या देखें ना, लीडरशिप में सबसे पहली बात ये है कि लीडर वो होता है जो लोगों को अपने लोग खुद उसके पीछे बिल्कुल ऐसा जोड़। लीडर ऐसा नहीं। अच्छा, लीडर खुद फेस पे नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, जी। लीडर जो है, अब जैसे आप बैठे हुए हैं, आप माशाल्लाह आपका प्रोग्राम है, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपका प्रोग्राम है, आप खुद से ज्यादा हमें नुमाया कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लीडर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, जो अपने फॉलोअर्स को ज्यादा मौका दे काम करने का, वो होता है लीडर। ये तो लीडर नहीं होता है ना कि आपको फलाना टच दे दें, फलाना टच दे दें। बताइए क्या जुल्म है हमारे साथ। और लीडर एक और भी इसकी खूबी है, जो सबसे बड़ी खूबी होती है ना आपको लीडर में और अगर फ्रॉड में अगर आपने फ़र्क करना है, तमीज़ करनी है, तो ये लीडर कुछ भी हो जाए उसका हमेशा ये कहना होगा कि मेरी ज़ात ख़त्म हो जाए लेकिन मेरे लोग एक जगह रहें, मेरा मुल्क बाकी रहे। वो सबसे बड़ा फ्रॉड होगा जो लीडरशिप के नाम पर सबसे पहले आपको जमा करेगा और उसके बाद आपको ये मैसेज देगा कि जो कुछ है इस पूरे कुल कायनात का जो सिस्टम चल रहा है वो मुझसे, मैं अगर मार दिया जाऊंगा, मैं अगर ख़त्म कर दिया जाऊंगा तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे और मुल्क भी बाकी नहीं रहेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है आपको लीडर में और फ्रॉड में जो है वो फ़र्क करने का। इसको बस अपने जहन में रखिएगा कि जिस शख्स ने भी पहले लीडर होने का दावा किया और उसने बाद में कहा कि ये सब कुछ मुझसे है और मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है, सबसे पहले बचने की ज़रूरत है, वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। जी अज़हर साहब, आप ज़रा बताइएगा, बहैसियत नौजवान क्या समझते हैं कि लीडरशिप में आप क्या ढूंढते हैं? आपके ख्याल में लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्या यहाँ पे कोई ऐसा नज़र आता है जिससे उम्मीद है बाकी आपको रही हों? ज़रा फरमाएं। मैं आपकी बात को यासिर भाई कंटिन्यू करता हूँ कि लीडर वही वाकई होता है जो लोगों को, आम लोगों को मोबिलाइज करे, इंगेज करे और आगे लाए। बिल्कुल ठीक है। और मेरे नज़दीक तो मुझे अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा सिवाय डॉक्टर साहब के, क्योंकि ये एक पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, इनके अंदर जो है वो डिसाइसिव डिसीजन मेकिंग भी है, चीज़ों को समझते हैं अच्छे से, तो और प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं, तो इनको आगे आना चाहिए। लेकिन क्या करें, कौम को सपोर्ट करना लोगों चाहिए। का क्या करें? जब बच्चों से मैं पूछता हूं कि आपको लीडर के अंदर क्या नज़र आते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है वो खूबसूरत सा नज़र आना चाहिए, वो चले, उसके हाथ में तस्बीह घूम रही हो तो दुनिया उसको देख रही है। जब इन सारी चीज़ों को देखकर अगर लीडरशिप अगर मुंतखब की जा रही है तो फिर मैं ऐसी कौम का क्या करूं? आप मुझे बताइए। जो कहते हैं दिखने में खूबसूरत है, फलाना से मिलता है, मिक जिगर जैसी उसकी शक्ल है, तो मैं ऐसी कौम का फिर क्या करूं? तो उसका ये हाल जो हो रहा है फिर उस पर ताज्जुब करना क्या जी वो होगा? देखिए, ये एक सिलसिला पिछले 10 सालों से चला आ रहा है और ये इसमें कोई मायूब या कोई हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से टिकटॉक कल्चर आपका चला है, चीज़ें चली हैं, तो इसने हमारे नौजवानों के जहनों में सिर्फ बहैसियत ही बाहर की अपीयरेंस को जो है वो एक लीडर की शक्ल में नुमाया करा हुआ है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि लीडर जो है सिर्फ बाहर की अपीयरेंस से नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो गट्स होते हैं, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, उसको भी लाजमी आपने नज़र में रखना होता है अगर आपने एक मुल्क को जो है एक बेंचमार्क सेट करना है ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लीडर जो है आपको बहुत सुकून से, बहुत एहतमाम से, बहुत आपने
उसकी क्वालिटीज, उसके ड्रॉबैक्स, उसके हर चीज देख के सेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आप वाली बात है, कंटिन्यू सिर्फ शक्ल देख के ही लीडर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जब भी सर्जरियां भी हो रही हैं, आप समझ गए होंगे। क्या खूब कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। सर्जरीज भी हो रही हैं, हेयर स्टाइलिस्ट भी आ रहे हैं, बेस्ट लीडर बन जाए, और जनाब मेकअप भी हो रहे हैं। पता चल रहा पब्लिक अपीयरेंस देने वाले हैं तो जनाब स्टाइलिस्ट आया हुआ है डब्बे के अंदर, घंटा लगा कर पहले जी मैं तैयार हो जाऊं। फिर लीडर आज बताता है कि जी मेरी लाइटिंग, मुझे पता है मैं किस एंगल से अच्छा नज़र आता हूँ, पता माशाल्लाह साहब है, कौन सा कैमरा मुझे लेगा तो मैं खूबसूरत नज़र आऊँगा, फलाना चैनल की लाइटिंग अच्छी है। ये सब टोपी ड्रामे इसी मुल्क के अंदर होते रहे हैं जिसका तस्करा है, मेरे ख्याल में उसके बारे में इल्म है। लेकिन फिर भी बहुत सारे अभी हमारे जो दोस्त हैं, हजरात हैं, वो कहेंगे नहीं जी ये सारी बातें तो ऐसी हैं, असल जो चीज़ है वो यही है। तो खुदा खैर करे, जब ये हमारी तरजीहात होंगी, हमारा मेयार ये होगा और लीडरों के ये काम होंगे तो फिर यही होगा जो मुल्क का होना है। वो खुदा का शुक्र है 3 साल में वो कहानी जो है वो निपट गई, वगरना आज कहाँ पर होते और क्या कुछ होता। अगर बताना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और सेगमेंट क्योंकि अपने अख्ताम को पहुंचा है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब हमारे अज़हर साहब का, शेख अज़हर हमीद का, डॉक्टर सुहेल अहमद यार खान का, दोनों मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह इनको ज़हमत देते रहेंगे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की है और बड़ी गहरी निगाह है। सबसे खुशाइन बात यह है कि नौजवान होने के नाते न सिर्फ मामलात को समझते हैं बल्कि ये जानते भी हैं कि इनको कैसा हल करना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।